अरे कहाँ गया वो? अच्छा, हाँ चालू तो है भाई, सही है। अच्छा, ये बात है। तो कन्नू यहाँ अरे देखो ये, रुको इसको। तो कन्नू तुम्हारा ये टेस्ट है BT1 सेल चैप्टर का कंप्लीट टेस्ट है, ठीक है। 66% नंबर आए हैं, 87% गुड, 93 गुड, 87 गुड। इनमें थोड़ा सा गड़बड़ है, और सबसे ज़्यादा गड़बड़ है किसमें? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस वाले में, ठीक है। और इसमें 2 में गड़बड़ है, वैसे तो तीनों में ही गड़बड़ है, ठीक है। तो देखते हैं। तो कन्नू देखो क्या है, राइबोसोम और प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक का नाम है, ठीक है। प्रोटीन का बनना और राइबोसोम, क्योंकि हम जानते हैं राइबोसोम क्या होती है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्योंकि प्रोटीन कहाँ पर बनता है बताओ? राइबोसोम के ऊपर, ठीक है। बोलते रहना थोड़ा, क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रोटीन ये है, दरअसल ये प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब क्या है? ये देखो सिंगल सिंगल अमीनो एसिड है, ठीक है, ये अमीनो एसिड्स है। तो अगर तुम इसमें देखोगे ये, तो हुआ क्या है, अमीनो एसिड बस जुड़ गए आपस में, एक चेन जैसी बन गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। तो अमीनो एसिड जुड़ के क्या बोलते हैं हम उसे? प्रोटीन। मतलब अमीनो एसिड की चेन प्रोटीन होती है, ठीक। हमारे स्टमक में क्या होता है? जैसे हमने दाल खाई कोई, या मीट खाया, अंडा खाया, उसमें क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का मतलब ऐसी चेन होती है, ठीक है। तो हमारे जब स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो प्रोटीन पहुंचता है ना, तो उस पर वो स्टमक से निकल के डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। क्या? एंजाइम, समझना बात को, एंजाइम ऐसे केमिकल जो इस चेन को, ये जो बीच बीच में जो जुड़ा है, जो जोड़ है इनका, बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ देता है। कौन तोड़ देता है इन बॉन्ड को? कौन तोड़ेगा बताओ? एंजाइम। एंजाइम ने किसको तोड़ा? बॉन्ड्स को तोड़ा। किसके बीच में बॉन्ड्स थे? अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड बन बन के क्या बन रहा था? प्रोटीन। तो डाइजेशन में क्या हुआ? एंजाइम की बरसात हुई, एंजाइम इस पर गिरा, उसने बॉन्ड को तोड़ दिया और अमीनो एसिड बन गए। क्लियर है? अब जो प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस है ना, वो बिल्कुल डाइजेशन का अपोजिट प्रोसेस है। प्रोटीन सिंथेसिस और डाइजेशन दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट। तो एक तरह से एरो पर इधर क्या लिखा है तुमने? डाइजेशन। तो एरो पर इधर क्या लिखोगे? प्रोटीन सिंथेसिस। बोलो क्या लिखोगे यहाँ? प्रोटीन सिंथेसिस। PS लिख दिया मैंने। PS का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये डाइजेशन कहाँ होता है? डाइजेशन हो रहा है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रहा है ये डाइजेशन, ठीक है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? जान दो प्रोटीन कहाँ बनता है? सेल के अंदर बनता है, सेल के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर, ठीक है। किसी भी सेल में बनता है, चाहे वो प्लांट की हो, बैक्टीरिया की हो, ठीक है, चाहे किसी की भी हो, चाहे एनिमल की, प्लांट की, फंजाई की, किसी की भी हो, कुल मिला के हर सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, ठीक है, ओके। क्या ये डाइजेशन, ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन भी सेल के अंदर हो सकता है, समझना बात को। वो मैंने तुम्हें एक लाइसोसोम बताया था कि नहीं? लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में भी डाइजेस्टिव एंजाइम ही भरे होते हैं। लाइसोसोम कभी फटता है ना। मान लो मैंने जैसे बताया था कि लाइसोसोम फटेगा तो सेल क्या हो जाती है? डाइजेस्ट हो जाती है, सेल मर जाती है। तो सेल में प्रोटीन भी तो होगा, तो प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो दरअसल सेल के अंदर भी डाइजेशन होता है और सेल के बाहर भी डाइजेशन होता है। डाइजेशन 2 टाइप का होता है। डाइजेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, ठीक है। तो कुल मिला के अभी हम ये देख रहे हैं कि भाई प्रोटीन का टूटना क्या है? डाइजेशन। और प्रोटीन का बनना क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? हमेशा सेल के अंदर होती है। और डाइजेशन कहाँ होता है? सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा कहाँ होगी? सेल के अंदर। बोलो कहाँ होगी? सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ। ठीक है। किस किस सेल में होगा प्रोटीन सिंथेसिस बताओ? बैक्टीरिया में होगा क्या?
एनिमल में होगा क्या? बोलो। होगा। प्लांट सेल में होगा क्या? सही बात है, प्लांट में भी होगा एनिमल। फंजाई में होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि सभी टाइप की सेल में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जहां पर राइबोसोम होगा वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ बनता है? प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम के ऊपर होता है। ठीक है, अब देखो ये सेल है, कोई सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है। कैसे पता चला यूकैरियोटिक? क्योंकि ये डी वो है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट सेल है। सही बात है कि नहीं? बोलो। न्यूक्लियस, इसमें बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा दिखाई नहीं है ये डिटेल में, केवल प्रोटीन सिंथेसिस दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो क्या है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए कि नहीं? ये राइबोसोम है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इतना ये दिख रहा है और ये पीछे दिख रहा है, ये देखो ये दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा मिला के ये स्ट्रक्चर राइबोसोम बोला जाता है। ये पूरा स्ट्रक्चर राइबोसोम कुछ ऐसा होता है, एक छोटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा बड़ा सा होता है। ठीक है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम के ऊपर ही ये प्रोटीन बन रहा होता है। देखो ये अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है, ये दोनों अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे। देखो, बल्कि ये वाला अमीनो एसिड जाके यहाँ जुड़ जाएगा, फिर ये वाला अमीनो एसिड आएगा यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। उसी को क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस का जो बहुत डिटेल है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, वो तो फिर बड़ी क्लासेज में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, कि डीएनए से पहले ये डीएनए है, डीएनए की मदद से क्या बनता है? आरएनए बनता है। फिर आरएनए ये न्यूक्लियस से निकल के बाहर आता है, आरएनए चिपक जाता है किसके ऊपर? राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम के ऊपर जब चिपक जाता है तो प्रोटीन बनने लगता है। ऐसी प्रोसेस है। ठीक है, तो वो प्रोसेस हमें ज़्यादा जानना नहीं है, हमें तो ये जानना है कि प्रोटीन बनता कहाँ पर है। तो हमने देख लिया राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन बनता है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो यहाँ क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच हमें देखना है कितने तो डिफरेंस हैं। ठीक है, और क्या सिमिलैरिटी है। यहाँ पर क्या लिखी है? सिमिलैरिटी, जो दोनों में पाई जाती हैं। ये क्या है? सिमिलैरिटी। क्या है बताओ? ये सिमिलैरिटी। और ये क्या है? डिफरेंसेस हैं। सही है कि नहीं? ठीक है, अब जैसे सिमिलैरिटी की बात करें तो बताओ, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है कि नहीं? यस, दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन है। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही बात होती है कि नहीं? और इसमें भी लिखा होगा, इसमें भी क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों में ही क्या है? साइटोप्लाज्म है। देखो, सेल मेम्ब्रेन लिखा है कि नहीं? साइटोप्लाज्म लिखा है कि नहीं? हाँ, दोनों में ही राइबोसोम है। देखो, ठीक है, दोनों में ही राइबोसोम है और दोनों में ही क्या है? डीएनए है। दोनों में ही क्या है? डीएनए है। ठीक है, देखो इसमें ये डीएनए सर्कुलर वाला है और इसमें वो वाला है लीनियर वाला, इसमें न्यूक्लियस के अंदर होता है। सही बात है कि नहीं? लेकिन वो तो डिफरेंस हो गई, एक में वो सर्कुलर है और एक में लीनियर, वो तो डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस देखते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता। अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते क्या हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? अब बताओ क्या देखना है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सही बात है कि नहीं? अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते नहीं। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। सही है, अब हमें ये देखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, नंबर 1। ठीक, याद रखोगे? बोलो। नंबर 2, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नंबर 3, गोल्जी बॉडी कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, नंबर 4, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा है? बाउंड ऑर्गेनेल। लाइसोसोम 5 नंबर कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, ऐसे ही
वैक्यूल छठे नंबर पर आ गया, कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। नंबर 7 पर आ गया क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये सब कहाँ पाए जाएंगे बताओ, यूकैरियोट में। कहाँ नहीं पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट में। तो ये 7 स्ट्रक्चर यूकैरियोट में तो हो सकते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में कभी नहीं होंगे। राइबोसोम जो है, ये वाला स्ट्रक्चर राइबोसोम, तुम जानते हो ये दोनों में पाया जाता है। इसमें भी पाया जाता है, यूकैरियोट में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो यहाँ भी पाया जा रहा है राइबोसोम, और ये दाने दाने से दिख रहे हैं वो यहाँ भी पाया जा रहा है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जब भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल को लिखना हो कि कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 लिख दोगे। ठीक है, जिसमें से 7th वाला हमेशा प्लांट में लिखना, एनिमल में कभी मत लिखना। ये सिर्फ किस में पाया जाता है, प्लांट में। और बाकी सभी जितने बच गए 6 के 6, वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन 7th केवल प्लांट में पाया जाता है, प्लांट ओनली। क्लियर बात के नहीं, बताओ। तो क्वेश्चन पूछा जाए वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बताओ जो किस में पाया जाता है, सिर्फ प्लांट में, एनिमल में नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। और ये वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, दोनों में पाई जाती हैं। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बल्कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड पाया जाता है, या ये कहो कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियोइड। जबकि इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस। अब ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने बताया था पहले, अब दोबारा बताना है, चलो दोबारा बता देते हैं एक बार। तो अब जैसे ये तो किसका न्यूक्लियस है बताओ, यूकैरियोट का न्यूक्लियस। तो यूकैरियोट के न्यूक्लियस में सबसे बाहर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर ये जो अंदर ये छेद से दिखाई दे रहे हैं इसमें मेम्ब्रेन में, इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर। अंदर एक बॉल सी पड़ी है, इसे क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोलस। और अंदर एक फ्लूइड टाइप का फ्लूइड है जो भरा है, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और थ्रेड टाइप का पड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम। और क्रोमेटिन रेटिकुलम 2 चीज़ों से बना है, मैंने पहले बताया था, किससे, डीएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड। ओके, क्लियर है कि नहीं, चलो। अब यूनिसेलर, प्रोकैरियोटिक हमेशा कैसे होते हैं, 1 सेल वाले होते हैं। यूकैरियोटिक 1 सेल वाले भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा 1 सेल वाला है। मल्टी सेलर जैसे ह्यूमन हो गया, नीम हो गया, आम का प्लांट हो गया, ये सब। अगर इनकी सेल की लंबाई देखें तो कितनी होती है, 0.1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। माइक्रोमीटर को ऐसे बनाते हैं, ऐसा यू टाइप का बना दिया और एम बना दिया। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, वैसे इसका 0.1 से 10 लिखा था शायद, पहले हमने देखा था, याद है कि नहीं, 10। तो 5 या 10 ऐसा, 10 याद कर लो, 5 छोड़ो, क्योंकि 10 पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10। सेल बॉल इसमें होती है क्या, हाँ भाई सेल बॉल तो होती है, किसमें, प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में होती है, इसमें भी होती है, सिवाय एनिमल सेल को छोड़ के। सभी यूकैरियोट में सेल बॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। तो सेल वाला, सेल बॉल वाला यहाँ पर नहीं लिखा है, वो तुम लिख लेना। क्लियर है। और ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये अभी मत पढ़ो, 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी कोई खास ज़रूरत इसकी नहीं है। क्लियर है। तो मुझे लगता है ये तुम्हें पूरा हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो अब अगला टॉपिक है ये वाला। ठीक है, कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन कंपोजिशन, मतलब सेल मेम्ब्रेन किसका बना है। ठीक है, तो भाई सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन ये है कि सेल मेम्ब्रेन एक तो बना होता है फॉस्फोलिपिड से, और दूसरा बना होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोटीन होती है, बस। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है फॉस्फोलिपिड, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ क्या होती है, प्रोटीन। तुम जानते हो प्रोटीन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ये पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं। और फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाई लेयर बोलते हैं। सही बात है कि नहीं। अब ये फॉस्फोलिपिड की जो 2 लेयर हैं, इनके अगर पार्टिकल देखो फॉस्फोलिपिड के, तो उस हर फॉस्फोलिपिड में एक हेड होता है और 2 टेल होती हैं।
और जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, यानी कि जो वाटर को पसंद हो। हाँ, और जो टेल होती है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। ये याद हाँ। रहेगा कि नहीं। हाँ। अब सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली सेल में, परमेबल। हाँ, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब सभी को नहीं जाने देगी, कुछ को रोकेगी और कुछ को जाने देगी। और वो सही कौन बात है से कि होते नहीं। हैं जो छोटे होते हैं? हाँ हाँ हाँ, है ना। हाँ। और स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कहाँ से जा सकते हैं, मैं वो सेमी परमेबल से हाँ, सेमी इजीली। परमिएबल मेम्ब्रेन से जा सकते हैं। लेकिन लार्ज या चार्ज्ड मॉलिक्यूल हमेशा किसकी मदद से जाएंगे, प्रोटीन की मदद से। ठीक है, ये किसके द्वारा जा सकते थे, ये जो छोटे वाले थे स्मॉल और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल किससे जा सकते थे, ये फॉस्फोलिपिड की मदद से जा सकते थे, डायरेक्ट फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, क्या मैं बताऊं, चलो बताता हूं आगे। जैसे हम ये देख रहे थे कि जो स्मॉल पार्टिकल हैं, कोई स्मॉल है और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो वो कहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा अंदर। ठीक है, सेल ऐसी होती है, सेल का बाहरी हिस्सा ये आउटर, ये आउट है और ये क्या है, इन। ठीक है, असल में अंदर भी वाटर होता है और बाहर भी वाटर होता है। तो किसी चीज़ को जाना है अंदर, अगर वो छोटी है और हाइड्रोफिलिक है तो वो डायरेक्ट कहाँ से चली जाएगी, ये फॉस्फोलिपिड से होकर, यहाँ से फॉस्फोलिपिड से। लेकिन अगर वही मॉलिक्यूल छोटा नहीं बल्कि कैसा है, बड़ा, और मॉलिक्यूल कैसा है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल, तो फिर इस फॉस्फोलिपिड से नहीं जा सकता बल्कि कहाँ से जाएगा, इस प्रोटीन चैनल से जाएगा। क्लियर है कि नहीं, ये बात याद रखनी है। सेल का फोटो समझ आ गया, क्लियर है। अब देखो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज, तो वो हमने जान लिया कि टेल होती है और टेल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब पानी से रिपेल होती है, पानी से दूर भागती है। सही बात है कि नहीं, हाँ। बोलो। और ये हमेशा पानी से दूर भागेगी, तो ना बाहर की तरफ फेस होगा इसका, किसका, टेल का, और ना अंदर की तरफ, बल्कि किधर होगा, बीच में होगा। जबकि हेड कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, तो ये बाहर भी होगा और अंदर भी होगा। देखो अंदर की साइड भी है, बाहर भी है। क्लियर है, हेड की बात हो गई, फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफिलिक। जनरल मेम्ब्रेन फंक्शन क्या होते हैं, तो फंक्शन एक तो प्रोटेक्शन होता है। अब जैसे घर में दीवार होती है वैसे ही सेल में क्या होती है, मेम्ब्रेन। तो घर की दीवार क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है कि नहीं। तो एक फंक्शन तो हो गया प्रोटेक्शन। ठीक है, दूसरा हो गया रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। अब बताओ, हमारी जो घर की दीवार है हर चीज़ को अंदर आने देती है क्या, नहीं, हर चीज़ को बाहर जाने देती है। अगर हमारे घर में हर चीज़ अंदर आ जाती तो हम सो रहे हैं रात में और दो भैंसें आके सुबह बैठी होती, क्या हर चीज़ को रोक देती है, तो एक भी मच्छर ना आ पाता, ना एक हवा आ पाती, है ना। तो इसका मतलब किसी चीज़ को आने देती है, किसी चीज़ को नहीं आने देती, मतलब रेगुलेट करती है, किसको, मूवमेंट, किसका, सब्सटेंसेस का। क्लियर है कि नहीं। तो एक तो किसको आने देगी, किसको नहीं आने देगी, और दूसरा क्या, प्रोटेक्शन। दो फंक्शन हो गए, जनरल फंक्शन। ठीक है, अरे बोलो, और क्या फंक्शन करती है, तो ये तो मेन फंक्शन हो गए। और क्या फंक्शन करती है, तो भाई कम्युनिकेशन, ये तीसरा फंक्शन हो गया। कम्युनिकेशन क्या हो गया, कि दूसरी सेल से बात करने के लिए भी सेल मेम्ब्रेन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन, मतलब ए वाली सेल किसी दूसरी सेल से बात करना चाहती है, ठीक है, तो दरअसल एक तरह से इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, प्रोटीन जो किसका काम करते हैं, जानते हो, जानते हो किसका काम करते हैं, लेटर बॉक्स का। बोलो किसका, लेटर बॉक्स। कहीं से मैसेज आया तो पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है, या एंटीना का बोल लो, एंटीना का काम करते हैं, या लेटर बॉक्स का। और दूसरा क्या, सिग्नल, कम्युनिकेशन और सिग्नल। ठीक है, कम्युनिकेशन और सिग्नल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिग्नल एक ही बात हो गई, वैसे तो कम्युनिकेशन भी वही बात है और सिग्नल भी वही बात है ना। और क्लियर है कि नहीं। तो लेटर बॉक्स का काम सिग्नल और कम्युनिकेशन का काम करती है। तो ये प्रोटीन कौन सा हो गया, रिसेप्टर प्रोटीन। बोलो कौन सा हो गया, रिसेप्टर प्रोटीन। तो जो कम्युनिकेशन और सिग्नल का काम करते हैं प्रोटीन, उन्हें क्या बोलते हैं, रिसेप्टर। तो ये फंक्शन हो गए। क्लियर है कि नहीं, बोलो। हाँ। हम जानते हो क्या देखने वाले हैं टॉपिक, हैं हम देखने वाले हैं टॉपिक
सेल का ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसा? जैसे ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है ये। अब मेम्ब्रेन के इधर उधर जो कोई सामान जाता है, कोई सब्सटेंस जाता है, चाहे बाहर से अंदर जाए चाहे अंदर से बाहर जाए, वो कौन कौन से तरीके से जाता है? क्या पढ़ने वाले हैं? तरीके, ट्रांसपोर्ट के तरीके, ट्रांसपोर्ट के मेथड, कि सेल कौन कौन से तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, तो सेल ट्रांसपोर्ट करती है दो तरीके से। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव के सामने ट्रांसपोर्ट लिख दो, और दूसरा होता है एटी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के तीन टाइप हैं। एक है सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस, और तीसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये जो सिंपल डिफ्यूजन है ना, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन, अच्छा पहले ये समझ लो पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या अंतर होता है। अंतर ये होता है कि इसमें एटीपी की मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बिना किसी एनर्जी के ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जबकि यहाँ पर एटीपी मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी। या ये कहो कि जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और नहीं ज़रूरत है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बोलो ओके। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल, सिंपल और फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न, सिंपल डिफ्यूज़न ये है कि यहाँ अपने आप कोई सब्सटेंस मेम्ब्रेन के इधर उधर चला जाएगा। मेम्ब्रेन है ये, कोई सब्सटेंस यहाँ है, यहाँ से अंदर चला जाएगा। सिर्फ एक शर्त है कि वो सब्सटेंस बाहर अगर ज़्यादा है तो अंदर चला जाएगा, और अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं? सिंपल, इसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और ये किससे होता है? ये प्रोटीन से नहीं, डायरेक्ट। अरे वो दूसरा वाला होता है प्रोटीन के अलावा, जो बाइलेयर किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फॉस्फोलिपिड के थ्रू, ठीक है। जबकि ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी ऐसे ही हैं कि ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ वाटर जाता है, H2O। अगर ये मान लो यहाँ जो सब्सटेंस है वो पानी है, तो इसी चीज़ को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। फिर इसे अगर पानी है तो इसे सिंपल डिफ्यूजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। और दूसरी बात, कभी भी पानी फॉस्फोलिपिड से नहीं जाएगा, बल्कि पानी के लिए कुछ प्रोटीन के चैनल चाहिए होते हैं। प्रोटीन के वो चैनल नहीं लगे होते, इंट्रिंसिक प्रोटीन के जो चैनल होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। खास जो वाटर के लिए जो चैनल होते हैं ना, ये जैसे कहाँ गया भाई? ऑस्मोसिस। देखो, ऑस्मोसिस के लिए ये जो चैनल है प्रोटीन का, इसकी ज़रूरत है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, जिसे हम बोलते हैं एक्वापोरिन। इस चैनल को क्या बोलते हैं? एक्वापोरिन, ठीक है। ओके। अब देखो, सिंपल डिफ्यूजन में जहाँ ज़्यादा था वहाँ से कम की तरफ, लेकिन यहाँ किसके थ्रू आ गया? फॉस्फोलिपिड के थ्रू आ गया। सही बात है कि नहीं? फॉस्फोलिपिड के थ्रू। यहाँ भी ज़्यादा से कम की तरफ, लेकिन यहाँ फॉस्फोलिपिड से नहीं आ रहा सामान। कहाँ से आ रहा है? इस प्रोटीन से आ रहा है, इस इंट्रिंसिक प्रोटीन से आ रहा है, जिसे हम चैनल बोल सकते हैं। यहाँ ट्रांसपोर्टर बोला है, ट्रांसपोर्टर मत बोलो, क्या बोल दो? चैनल। तो चैनल होते हैं, अगर चैनल से कोई सब्सटेंस जा रहा है ज़्यादा से कम की तरफ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? बोलो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। अगर वो सब्सटेंस क्या है? वाटर है, तो क्या बोलेंगे? उसे ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल थोड़े कम दिखाए गए, यहाँ और ज़्यादा दिखाए जाने चाहिए, क्योंकि वाटर भी हमेशा किधर से किधर जाता है? ज़्यादा से कम की तरफ। तो यहाँ गलती से 1 2 3 4 दिखाएं, जबकि 5 इधर, जबकि ज़्यादा इधर दिखने चाहिए, कम इधर दिखने चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है।
अच्छा, तो क्या ये तीनों समझ आ गए? ठीक है। अब एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक तो एनर्जी की ज़रूरत होती है पंप को, और एक ज़रूरत होती है बेसाइकिल को। ठीक है, बेसाइकिल और पंप। ठीक है, ये जो है ये क्या है? बेसाइकिल। बेसाइकिल का मतलब मैंने छोटा बताया था, छोटा बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे सोप बबल होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर बबल थैली होती है, उसे क्या बोलते हैं? बेसाइकिल। मेम्ब्रेन बाउंड थैली है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, थैली अंदर थी, लेकिन यहाँ जाके ये टच हो गई, जैसे टच हो गई बाहर मुंह खुल गया और सामान बाहर निकल गया। इसे क्या बोलेंगे? एक्जोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसे? एक्जोसाइटोसिस। और कोई सामान बाहर था, कोई सब्सटेंस बाहर था और ये अंदर आया, अंदर की तरफ थैली बन गई, तो इसे क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। एक बार बेसाइकिल फट रही है बाहर की तरफ, और एक बार से बेसाइकिल अंदर की तरफ बन रही है। क्लियर है? लेकिन इस फटने में और इस बनने में दोनों ही बार किसकी ज़रूरत होती है? एटीपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है ना। नहीं समझे? देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है, तो अंदर आएगा तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस, और बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे? एक्जोसाइटोसिस। ठीक है, अब पंप होती है, जैसे पंप है ये। ठीक है, तो जिस चीज़ की पंप होती है, मान लो सोडियम की पंप है ये, सोडियम की पंप है, और पोटेशियम की पंप है, इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को ही भेजेगी इधर से उधर। हाँ, इसकी खास बात यह है कि ये कम से ज़्यादा की तरफ भेज सकती है। एक्टिव जो पंप है वो कम से, कहाँ से? कम से ज़्यादा की तरफ भेज सकती है, इसकी खास बात यह है। बाकी ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कभी से कम से ज़्यादा की तरफ नहीं भेज सकते, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कम से ज़्यादा की तरफ भेज सकते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। बस इसमें खास बात है बेसाइकिल बनती है, जबकि इसमें बेसाइकिल नहीं बनती। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो इसमें बेसाइकिल बनती है, इसमें बेसाइकिल नहीं बनती। एक्जोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब एंडो का मतलब कोई चीज़ अंदर आ रही है, सही है। अंदर आने वाली चीज़ अगर लिक्विड है, क्या है? लिक्विड, तो उस एंडोसाइटोसिस को क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और अंदर आने वाली चीज़ क्या है? सॉलिड, तो अंदर आने वाली चीज़ को क्या बोलेंगे? मतलब फिर उस एंडोसाइटोसिस को क्या बोल सकते हो? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, और इसको मत पढ़ो। क्लियर? बोलो। ये तीन क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं डिफ्यूज़न। वैसे तो डिफ्यूज़न हो ही गया, लेकिन अब डेफिनेशन लिखिए भाई कि डिफ्यूज़न क्या है? मॉलिक्यूल कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से। ठीक है, कहाँ जाएंगे हाई कंसंट्रेशन से? बताओ, लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, देखो हमेशा हाई से और हाई से कहाँ जा रहे हैं? लो। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा बना लो, हाई से लो कंसंट्रेशन। ठीक है, और देखो क्या लिखा है? नॉट रिक्वायर एनर्जी। यहाँ ये काम में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप होता रहता है ऐसे ही। ठीक है, और सिंपल और फैसिलिटेटेड और ऑस्मोस में अंतर क्या बताया था? इसमें प्रोटीन चैनल की ज़रूरत नहीं, इसमें ज़रूरत है। इसमें प्रोटीन, इसमें पानी वाले प्रोटीन चैनल होते हैं। क्लियर है? जैसे इन प्लांट्स, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इसी तरीके से आती है सिंपल डिफ्यूजन से। ऑक्सीजन हो गई, CO2 हो गई, जो भी गैसेज हैं वो इसी तरीके से आती जाती हैं। कौन से तरीके से? सिंपल डिफ्यूजन से। सही है कि नहीं? बोलो। हाँ, ओके। हाँ, अब ऑस्मोसिस दे ही रखा है आगे, ये रहा ऑस्मोसिस, है कि नहीं? ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में क्या है? देखो, वाटर के मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से किधर की तरफ जाएंगे? बताओ, कम की तरफ, इधर जाएंगे। क्लियर है? ओके, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे हमेशा। ओके, और ओके, और यहाँ बीच में यहाँ क्या दिखाना चाहिए इनको? यहाँ पर वो एक्वापोरिन दिखाना चाहिए। एक्वापोरिन का मतलब वो प्रोटीन चैनल, प्रोटीन चैनल की ज़रूरत होगी इसके लिए। सही बात है कि नहीं? और ये छोटे छोटे हैं। क्या छोटे हैं? अरे वाटर के मॉलिक्यूल छोटे हों या बड़े हों, लेकिन प्रोटीन ऐसे चैनल की ज़रूरत पड़ेगी ना, इस वाले की। क्लियर है? हाँ, यहाँ नहीं दिखाया है लेकिन दिखाना चाहिए। क्लियर? हाँ, अब देखो क्या है, अब यहाँ हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक की बात करी गई है। इसका मतलब समझते हो क्या तुम? हैं? देखो, इसका मतलब ये होता है कि ये सेल जिस बर्तन में रखी है,
ठीक है। उस बर्तन में दरअसल ऐसी कंडीशन है ये वाली, ये कंडीशन का मतलब कि यहाँ पर पानी की कमी है, यहाँ क्या है, पानी की कमी, और अंदर पानी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी अंदर से कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और सेल पिचक जाएगी। सही है कि नहीं, सेल पिचक जाएगी। अच्छा, आइसोटोनिक का मतलब क्या है? आइसोटोनिक का मतलब है कि जितना पानी अंदर है उतना ही पानी बाहर है। तो फिर अगर अंदर जाएगा बाहर जाएगा तो बराबर अमाउंट में ही जाएगा, इसलिए ना सेल पिचकेगी ना फूलेगी। और हाइपोटोनिक का मतलब हाइपो का मतलब यहाँ पानी कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पानी है कम। तो क्या फिर पानी कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, और फूलने को बोलते हैं टर्जिड। क्या बोलते हैं, टर्जिड। तो यही बात लिखी है यहाँ पर कि भाई, अच्छा मैंने केवल पानी पानी बोला था, एक वर्ड छूट गया है और वो है सॉल्यूट। यहाँ पानी ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूट कम है यहाँ पर, समझना। सॉरी, पानी यहाँ पर कम दिखाया है ना, तो सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्यूट का मतलब नमक, पानी कम तो नमक ज़्यादा, ठीक है। यहाँ बताओ पानी बराबर तो नमक भी बराबर, और यहाँ पानी ज़्यादा तो नमक कम, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कम, और टॉनिक का मतलब सॉल्यूट। टॉनिक का मतलब क्या है जानते हो, सॉल्यूट। टॉनिक का मतलब क्या है, सॉल्यूट। बोलो क्या है टॉनिक का मतलब, क्लियर हुआ कि नहीं? टॉनिक का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ, नमक। तो टॉनिक का मतलब सॉल्यूट, और टॉनिक का मतलब नमक, और हाइपो का मतलब कम। हाइपो का मतलब क्या हो गया, कम। तो भाई कम क्या, सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब नमक, नमक कम तो ज़्यादा क्या, पानी। हाइपर का मतलब ज़्यादा, टॉनिक का मतलब नमक, तो नमक ज़्यादा कहाँ पर, यहाँ पर, तो पानी कम। समझ गए कि नहीं, क्लियर बात हो गई। आइसो का मतलब सेम, टॉनिक का मतलब नमक, तो नमक सेम मतलब पानी भी सेम, क्लियर है। तो कि भाई किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो क्या होगा। कभी फूल रही है, कभी पिचक रही है, कभी सेम रह रही है, क्लियर है। तो यही पूछा है कि बताओ किसी सेल को जब हमने रखा कहाँ पर, हाइपोटोनिक में, तो क्या होगा, सेल फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, एक्सप्लेन कर देना, है ना। हाइपरटोनिक में तो भाई सेल ऐसा हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज, सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, श्रिंक हो जाएगी, ठीक। और आइसोटोनिक में सेम रहेगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी, स्वेल, और फट भी सकती है, हाँ। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हो गई ना। प्लाज्मोलिसिस दरअसल श्रिंक से भी खतरनाक स्थिति है, ठीक है। श्रिंकेज ही है, मतलब श्रिंक है लेकिन तगड़ा वाला श्रिंक, इतना ज़्यादा श्रिंक कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से जब अलग हो जाती है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों क्या हो जाती हैं, अलग। ये बात लिखी है, समझ गए कि नहीं। व्हेन सेल मेम्ब्रेन पुल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। तो श्रिंक होगी, तो श्रिंक होने के बाद प्लाज्मोलिसिस भी हो जाती है कई बार, ठीक है। तो श्रिंक पहली स्टेज है और प्लाज्मोलिसिस दूसरी स्टेज है, ठीक है। श्रिंक क्या है, पहली स्टेज, और प्लाज्मोलिसिस क्या है, दूसरी स्टेज। ये याद रखोगे कि नहीं, ठीक है। ये हो गया ना, ओके। तो ठीक है, देखो तुम्हें समझना है, क्या समझना है तुमको, ऑर्गन क्या है और ऑर्गेनेल क्या है। देखो ये क्या है, बॉडी है ये, ठीक है। क्या है ये, बॉडी, ओके। ये बॉडी बनी होती है सिस्टमों से, जैसे ये हो गया स्केलेटल सिस्टम, देखो हड्डियों का ढांचा। ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेने वाला। ये मस्कुलर सिस्टम, बॉडी की सभी मसल्स। ये हो गया नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और न्यूरॉन जितने भी हैं बॉडी में। ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वगैरह से रिलेटेड। और ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो डाइजेशन से संबंधित है, खाना पीना से संबंधित। और भी सब सिस्टम होते हैं, जैसे एक होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जो यूरिन वगैरह से संबंधित होता है, एक्सक्रीटरी
है ना, ठीक है। एक होता है इम्यूनिटी संबंधित, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है हमारे को बीमारियों से बचाने वाला सिस्टम। तो इस तरह से कई सारे सिस्टम होते हैं। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सिस्टमों से, ठीक है। फिर हर सिस्टम किससे बनता है जानते हो? हर सिस्टम बनता है ऑर्गन से। जैसे अगर बात करें इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वाले की, तो इसमें इसके फिर जो ऑर्गन है वो क्या होंगे? जैसे हार्ट हो गया, जैसे वो पाइप हो गए, पाइप भी ऑर्गन है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑर्गन हो गए। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये तो सिस्टम है, और सिस्टम के ऑर्गन क्या होंगे? जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, है ना, ओके, ठीक है। फिर क्या होता है? हर ऑर्गन के अंदर टिश्यू होते हैं। हर ऑर्गन के अंदर के क्या होते हैं? टिश्यू। वैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में या बल्कि एनिमल की बॉडी में केवल 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के, 1 2 3 4, ठीक है। तो कुल मिला के हर ऑर्गन, चाहे स्किन हो, स्किन भी एक ऑर्गन है, चाहे बोन हो, चाहे लंग्स हो, ये ऑर्गन है, चाहे मसल हो, चाहे ब्रेन हो, ये ऑर्गन है, चाहे हार्ट हो, ऑर्गन है, स्टमक हो, ये सब बने होते हैं टिश्यू से, उन्हीं 4 टाइप के टिश्यू से, ठीक है। 4 टाइप के टिश्यू से बने होते हैं। बात क्लियर है कि नहीं? 4 टाइप के टिश्यू हैं केवल, और हर टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। जैसे मस्कुलर टिश्यू है तो किससे बना होगा? सेल से बना होगा। हर टिश्यू किससे बना होता है? सेल से। क्यों? टिश्यू कुछ नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। बाकी टिश्यू वाला कभी चैप्टर आएगा तो डिटेल में बताएंगे वहाँ, लेकिन कुल मिला के है एक चैप्टर टिश्यू वाला, वहाँ पढ़ाएंगे टिश्यू के बारे में डिटेल में, सही है कि नहीं? तो बहरहाल ये सेल्स हो गई। और सेल के अंदर देखोगे, जैसे इस सेल के अंदर देखोगे, इस सेल की शेप बस अलग होगी, लेकिन अंदर से सब ऐसा ही है। इस सेल की ब्लड सेल देखोगे, ये जो भी सेल है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, बस शेप अलग होगी, अंदर से लगभग ऐसी है। सभी सेल अंदर से एक जैसी होती हैं। क्लियर है? अब सेल के जब अंदर जाएंगे तो उसके अंदर मिलेंगे ऑर्गेनेल। सेल के अंदर क्या मिलेंगे? ऑर्गेनेल। देखो ये जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑर्गेनेल। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ऑर्गेनेल। पेरोक्सीसोम क्या है? ऑर्गेनेल। राइबोसोम क्या है? ऑर्गेनेल। तो ऑर्गन देखो क्या है? बॉडी का पार्ट है ये, देखो ऑर्गन। और ऑर्गेनेल किसका पार्ट है? सेल का पार्ट है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक है। बाकी यहाँ लिखाई है कि एन ऑर्गन इज मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। मैक्रो का मतलब बड़ा, ऑर्गन बड़ा स्ट्रक्चर है, जबकि जो ऑर्गेनल है वो कैसा है? माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो 2 वर्ड हैं यहाँ पर, सही समझे कि नहीं? 2 वर्ड हैं, मैक्रो और माइक्रो। ये हटा देते हैं लाल लाल सब। तो ये क्या है? मैक्रो, और ये क्या है? माइक्रो। क्लियर? तो मैक्रो मतलब बड़ा स्ट्रक्चर है, जो किसका पार्ट होता है? बॉडी का पार्ट होता है, सही है कि नहीं? किसका पार्ट होता है? बॉडी का, ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म मतलब बॉडी का। और ऑर्गेनेल किसका पार्ट होता है? सेल का पार्ट होता है, सही है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ओके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, ठीक है। वो सब इतना देखोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोट हैं, ये तो पता ही है तुम्हें, सही बात है कि नहीं? यूकैरियोट, ठीक। फोटो बना लोगे तुम कहीं ना कहीं से, ठीक है, नाम लिख लोगे। अब देखो क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में नहीं है, समझना बात को। ये वाले स्ट्रक्चर वो हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं। तो इसमें सेल वॉल है, सेंट्रल वैक्यूल है वो बड़ा वाला, ये वाला, ठीक है। ये सेल वॉल ये बाहर ग्रीन स्ट्रक्चर है, और क्लोरोप्लास्ट ये है। ये 3 खास चीज़ें हैं इसमें जो कि एनिमल सेल में नहीं है। और यहाँ पर वहाँ तो ये सेंट्रल लार्ज वैक्यूल है, यहाँ क्या वैक्यूल होते हैं? यहाँ छोटे वाले, या होता ही नहीं है, या होता है तो कैसा होता है? छोटा होता है। क्लियर है? और एक चीज़ होती है इसमें सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है। एक चीज़ होती है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, जो प्लांट सेल में नहीं होती, सिर्फ एनिमल सेल में होती है। एक होता है फ्लैजेला, जो सिर्फ कहाँ होता है? एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता। बाकी राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें
दोनों में होती हैं, प्लांट सेल में भी होती हैं और एनिमल सेल में भी। सिंपल, तो ये याद कर लो कौन सी चीज़ एनिमल सेल में, कौन सी चीज़ प्लांट सेल में, ठीक है। दरअसल हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, यूकैरियोट सेल की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। क्या पढ़ा था हमने? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमने पढ़ा था क्रोमेटिन थ्रेड। अंदर क्या थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर भरा होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड, ठीक है, ओके। हाँ, अब ये क्रोमेटिन थ्रेड क्या होता है? ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। जैसे धागा नहीं होता ऐसा धागा, तो धागा का बंडल बना दो ऐसा, बहुत अच्छा ऐसा, तो वो चीज़ जो बंडल बन गया ना उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को थोड़ा खोल दो तो क्या बन गया? क्रोमेटिन फाइबर। और क्रोमेटिन फाइबर को और ज़्यादा खोल दो तो जानते हो क्या बन गया? डीएनए। समझ गए बात को? तो डीएनए को प्रोटीन की मदद से पैक कर दो अगर, तो बन जाता है क्रोमेटिन फाइबर। और प्रोटीन की मदद से फाइबर को और ज़्यादा पैक कर दो तो वो बन जाता है क्रोमोसोम, ठीक है। पैकिंग की फिर से पैकिंग, जैसे होता है ना बिस्किट को छोटे छोटे पैकेट में पैक कर दिया, क्रोमेटिन फाइबर बन गया। जैसे कि जो धागा होता है उससे एग्जांपल सबसे सही रहेगा। एक धागा होता है इसमें दो ऐसे लिपटे हुए होते हैं। हाँ। वो एक पूरा धागा बनता है, वो धागा फोल्ड होता है तब जाके वो क्रोमेटिन फाइबर बनता है। हाँ। मिले हुए होते हैं ना। हाँ। और जब उनका पूरा एक बंडल बना देते हैं, उसमें लपेट देते हैं, हाँ। तो वो क्रोमोसोम बनता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये जो पैकेजिंग के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करी जाती है उनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। ये प्रोटीन के अलग अलग नाम होते हैं, किसी का नाम हिस्टोन प्रोटीन होता है, किसी का कुछ नाम होता है। तो बहरहाल ये प्रोटीन्स हैं। बोलो क्या है? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की मदद से क्या हो जाती है? पैकेजिंग हो जाती है, ठीक है। पैक हुआ, फर्दर पैक हुआ, फर्दर फोल्डिंग डिफोल्डिंग, बस इतना ही तो है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब देखो, तो क्रोमेटिन मतलब थ्रेड और क्रोमोसोम मतलब ये वाला। क्रोमोसोम क्या बन गया? क्रोमेटिन बन गया, और क्रोमेटिन बन गया डीएनए, ठीक है। क्रोमेटिड क्या होता है? तो क्रोमेटिड दरअसल क्रोमोसोम की एक टांग क्रोमेटिड कहलाती है, ठीक है। एक टांग को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। बोलो क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्रो मैं टे डी। डी, ठीक है। तो इस पूरे क्रोमोसोम में अभी कितने क्रोमेटिड हैं? दो, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। ठीक है, क्लियर। कभी कभार क्रोमोसोम अगर ये बीच से ऐसे टूट जाए ना तो फिर दो क्रोमोसोम बन जाते हैं एक एक टांग के। तो कभी कभार क्रोमोसोम दो टांग का होता है, कभी कभार एक टांग का होता है। एक टांग मतलब वह एक क्रोमोसोम में केवल एक ही क्रोमेटिड है। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। ठीक है, ओके। अब देखो, ये है सेल की डिवीजन है। दरअसल क्या है? सेल डिवीजन। देखो, ये एक सेल थी, देखो ये एक सेल है, ठीक है। समझना बात को। अब सेल के अंदर जरा इसके न्यूक्लियस को देखना, ये न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस में कुछ चेंज हुआ, देखो क्या हुआ। दरअसल इस न्यूक्लियस में थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब क्रोमेटिन है इसमें, ठीक है, जबकि इसमें क्रोमोसोम बन गए, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस फट गया, यहाँ इस सेल में कहीं न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है क्या? फट गया न्यूक्लियस। और जो क्रोमोसोम थे ना, वो क्रोमोसोम बीच सेल में एक जगह आके खड़े हो गए लाइन लगा के, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? और हर क्रोमोसोम के पास दोनों टांगे हैं, देखो दो दो टांगे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी तरह से ये दोनों टांग फट गई, एक एक टांग इधर जाने लगी और एक एक टांग इधर जाने लगी। जा रही है कि नहीं? और फाइनली वो टांगे जो थी वो पहुंच गई हैं इधर, और फिर से न्यूक्लियस बन गया, या फिर से न्यूक्लियस बन गया। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। बन गया ना न्यूक्लियस। और फिर से जो टांगे थी फिर से वो क्रोमेटिन बन गया। नहीं समझे बात को? देखो थ्रेड बन गया फिर से। उनकी तो साइकिल बहुत लंबी होती है। और जैसे ही थ्रेड बना, दो न्यूक्लियस बन गए प्रॉपर, वैसे ही क्या हुआ, सेल का जो साइटोप्लाज्म था वो भी टूट गया। देखो दो सेल बन गई अब,
समझ गए बात को कि नहीं? हाँ। तो सेल में पहले क्या डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस। देखो पहले क्या डिवाइड हुआ? यहाँ तक न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, फिर बाद में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो। तो पहले क्या डिवाइड हुआ? न्यूक्लियस, और फिर बाद में क्या डिवाइड हुआ? साइटोप्लाज्म। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर क्या डिवाइड हुआ? साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से सेल डिवीजन चलता रहता है, फिर से सेल डिवाइड कर जाएगी, फिर से सेल डिवाइड कर जाएगी, ऐसे ही एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ होती रहती है। बात क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो। तो क्या तुम्हें क्रोमेटिन, क्रोमोसोम, डीएनए समझ आ गए कि नहीं? ठीक है, ओके। अब जीन की बात करें तो जीन बेसिकली ये मान लो डीएनए का कोई पार्ट होता है। मान लो इतना पार्ट, ठीक है, इस डीएनए में जानते हो इन्फॉर्मेशन भरी रहती है, मतलब हर डीएनए के खास टुकड़े में डीएनए की इन्फॉर्मेशन भरी रहती है, डीएनए की नहीं, इन्फॉर्मेशन हमारे कैरेक्टर की। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी का कलर कैसा होगा, तो पता चला इस डीएनए में यहाँ लिखा हुआ है कि बॉडी का किसका कैसा कलर होगा। समझ गए कि नहीं? तो वो डीएनए का टुकड़ा जिसमें एक कैरेक्टर होता है, एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल डीएनए का टुकड़ा, एक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल डीएनए का टुकड़ा जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। ठीक है, जीन। तो जीन एक तरह से डीएनए का टुकड़ा ही होता है। हमारी बॉडी में 30,000 कैरेक्टर होते हैं, जैसे कलर कैसा होगा, लंबाई कैसी होगी, बाल का कलर कैसा होगा, आंखें कितनी होंगी, कलर कैसा होगा आंखों का, क्या कितना कैसा, हड्डियाँ कैसी हैं, कितनी छोटी हैं, बड़ी हैं, मोटी हैं, जो भी है, कौन लड़का है कौन लड़की है, सब जीन में लिखा है कुल मिला के। ठीक है, तो जीन का मतलब डीएनए का वो टुकड़ा जिसमें कोई कैरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, कैरेक्टर की कोडिंग है जिसमें कैरेक्टर के बारे में लिखा है। बात समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, अगला टॉपिक है वो क्या है? सेल डिवीजन से संबंधित है। तो सेल डिवीजन होता क्या है? सेल का डिवाइड होना, कि भाई एक सेल है और एक सेल टूट गई, कितने सेल में? दो सेल में। इसी को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। अभी सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक तो माइटोसिस होता है और दूसरा होता है मियोसिस, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मियोसिस अगले उसमें पेज पर पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की खास बात ये है कि पेरेंट सेल और जो बच्चा सेल है, ये पेरेंट सेल बोलता हमने इसको, और इसको हमने बोला डॉटर सेल बोल दिया, बच्चा सेल बोल दी। ठीक है, इसमें अगर क्रोमोसोम की संख्या देखो, किसकी संख्या देखोगे? क्रोमोसोम की। किसकी संख्या? क्रोमोसोम। ठीक है, देखो क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसा होगा? सेम रहेगा। देखो सेम नंबर। ठीक है, तो माइटोसिस की खास बात यही है, डेफिनेशन यही है। क्या डेफिनेशन है? कि माइटोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है, डॉटर सेल और पेरेंट सेल, देखो डॉटर सेल और पेरेंट सेल में, दोनों में किसकी? क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम की संख्या है, वो सेम रहेगी। क्लियर हो गया? आ गया समझ? अच्छा, दूसरी बात, ये वाला सेल डिवीजन कहाँ होता है? तो भाई ग्रोथ के लिए यही वाला सेल डिवीजन तो होता है बॉडी में हमारी। क्या समझे? जो हमारे टिश्यू बढ़ाई ग्रोथ करते हैं, जो हमारी बॉडी डेवलप करती है, टिश्यू में अगर कोई चोट लग जाए तो जो रिपेयर होता है, वो सब कैसे होता है? इसी सेल डिवीजन से होता है। कहीं टूट फूट हो गई सेल में तो यही वाला सेल डिवीजन हुआ, सब कुछ सही हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब दूसरी चीज़ आती है, एक होती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। देखो, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दरअसल क्या है ना, जो ये माइटोसिस होता है, माइटोसिस दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देखो न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, पहला फेज कौन सा था? न्यूक्लियस का डिवीजन। देखो, देखना जरा, यहाँ इतने वाले हिस्से में क्या हुआ बताओ? न्यूक्लियस डिवीजन हुआ कि नहीं? ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन हुआ। क्लियर है? इसको न्यूक्लियस डिवीजन को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ बताओ? न्यूक्लियस का डिवीजन। ठीक है, और फिर दूसरा जो हिस्सा है उसमें क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब किसका डिवीजन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन।
ठीक है, का डिवीजन। ठीक है, तो जो कोई भी सेल डिवीजन है पहले उसमें क्या होता है, पहला नंबर किसका होता है, कैरियोकाइनेसिस का, और दूसरा नंबर किसका होता है, साइटोकाइनेसिस का। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस और दूसरा क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस, मतलब पहला हो गया कैरियो और दूसरा क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, तो यही माइटोसिस है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक यही है माइटोसिस। इधर का ये वाला हिस्सा माइटोसिस नहीं बोला जाता है, समझना बात को, ये वाला हिस्सा माइटोसिस नहीं बोला जाता, माइटोसिस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर है, बोला क्लियर, ठीक है, समझ आ गया पूरा, बोलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्रोमेटिड ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है भाई, अब जो कैरियोकाइनेसिस था ना, कैरियोकाइनेसिस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। ठीक है, कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 4 हिस्सों में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है भाई, प्रोफेज का मतलब शुरू में वो जो न्यूक्लियस है टूटने लगा, मेटाफेज का मतलब सारे जो क्रोमोसोम थे एक लाइन में खड़े हो गए, एनाफेज का मतलब इधर उधर भागने लगे वो क्रोमोसोम, और टीलोफेज का मतलब भाई अपने जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए, ये मतलब है सीधी बात। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मेटाफेज में, ठीक है, ईच क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड। देखो हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। मैंने क्या बताया था, अगर एक क्रोमोसोम के पास 2 टांगे हों तो एक टांग को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड। तो हर क्रोमोसोम के पास यहाँ 2 टांगे हैं कि नहीं, तो हम बोलेंगे 2 क्रोमेटिड हैं, 2 टांगे मतलब 2 क्रोमेटिड। ठीक है, ओके, बोलो, ठीक है। जबकि मेटाफेज के बाद अगर देखा जाए तो हर क्रोमोसोम के पास कितनी टांगें, 1। क्लियर है, यही बताया, मेटाफेज में हर क्रोमोसोम के पास कितनी टांगें होती हैं, 2। टांग का मतलब क्रोमेटिड। ठीक है, अगर 46 क्रोमोसोम है तो टांगें कितनी होंगी, 92। जबकि यहाँ अगर बात करी जाए यहाँ, तो भाई अब एक क्रोमोसोम के पास 1 ही टांग है भाई। क्रोमोसोम कितने हो गए अब यहाँ, अगर यहाँ पर 4 क्रोमोसोम थे, अब कितने हो गए टोटल, 8 क्रोमोसोम हो गए। हाँ, यहाँ 4 के पास 2-2 टांगें थी, यहाँ 8 के पास 1-1 टांग है, बस इतना अंतर है। क्लियर है कि नहीं, हाँ, ओके, ठीक है, यही समझाया इसमें। ठीक है, यही समझाया कि मेटाफेज के समय हर क्रोमोसोम के पास कितनी टांगें होती हैं, 2 टांगें होती हैं। क्लियर है, ओके। अब चलते हैं मियोसिस में। ठीक है, मियोसिस, तो मियोसिस में क्या होता है, पहली बात तो ये है, वहाँ क्या बताया था माइटोसिस में, कि पेरेंट सेल के पास जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही किसके पास होंगे, डॉटर सेल के पास होंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर पेरेंट सेल के पास जितने हैं क्रोमोसोम उसके आधे रह जाते हैं डॉटर सेल के पास। देखो यहाँ अगर 4 हैं, 2n का मतलब डबल, तो यहाँ रह गए n केवल, मतलब यहाँ कितने टोटल, 4 का आधा कितना हुआ, 2। देखो यहाँ कितने थे क्रोमोसोम, 4, यहाँ कितने रह गए, 2। ठीक है, जबकि उसमें देखो माइटोसिस में यहाँ भी कितने हैं, 4। ठीक है, और जब यहाँ ये सेल बन गई नई तो इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे बेसिकली। देखो दोबारा से सेल यहाँ आएगी तो फिर से 4 हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस में यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ पर 8 हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 4। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, तो मियोसिस में आधे रह जाते हैं क्रोमोसोम, कितने रह जाते हैं, आधे। अब मियोसिस 2 हिस्सों में होता है, 2 पार्ट में। ठीक है, पहले पार्ट को बोलते हैं मियोसिस 1, ये हो गया मियोसिस 1 इतना। ठीक है, ये मियोसिस 1 हो गया। ठीक है, ये मियोसिस 1 हो गया और ये मियोसिस 2 हो गया। ठीक है, ये 1 और ये 2। क्लियर है कि नहीं, है, ये 2 हो गया। पेन अच्छा हो तो कितना मजा आए, नहीं। तो मियोसिस 1 में देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना जरा। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ जब, ठीक है, बल्कि इसको नहीं, इसको बोलो तुम। ठीक है, मियोसिस 1 इसको छोड़ो, पेरेंट सेल इसको बोलो। ठीक है, पेरेंट सेल इसको बोलो।
अब देखो जरा, इसके पास टोटल क्रोमोसोम कितने, 4 ही हैं, लेकिन सबके पास 2-2 टांगे हैं, समझ रहे हो। अब यहाँ कितने रह गए, 2 क्रोमोसोम, लेकिन दोनों के पास कितनी टांगे, 1-1। अब यहाँ कितने बताओ, 2-2 क्रोमोसोम है, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, तो 2 क्रोमोसोम तो इधर भाग के आ गए और 2 क्रोमोसोम इधर भाग के आ गए, समझना बात को। जबकि वहाँ क्या होता था जानते हो, 4 क्रोमोसोम है तो ऐसा नहीं 2 इधर चले गए 2 इधर, नहीं, चारों फट गए। अरे बोलो। जबकि यहाँ चारों फट नहीं रहे, बल्कि 2 इधर आ रहे हैं 2 इधर आ रहे हैं, फिर फटने का काम सेकंड बार हो रहा है, ठीक है। ये सेल डिवीजन 2 बार में होता है, पहले 1 से 2 सेल बन जाती हैं, फिर से 1 से 2 सेल, मतलब 1 से 2। तो मियोसिस में 1 सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल, और जबकि माइटोसिस में 1 सेल से कितनी सेल बनती हैं, 2, ठीक है। किसमें, माइटोसिस में, किसमें, मियोसिस में, समझ गए कि नहीं, अरे बोलो। हाँ, तो इसमें फर्स्ट मियोसिस में क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे वो फटे नहीं, बल्कि आधे आधे हो गए, आधे क्रोमोसोम इस सेल में भाग गए, आधे इधर भाग गए। जबकि मियोसिस सेकंड में क्या हो रहा है, जो भी क्रोमोसोम है फट के आधे आधे टुकड़े पहुंच जाते हैं। क्लियर है कि नहीं, अरे बोलो। ठीक है, तो यही बताया कि देखो भाई, ये डिवीजन है, और इस डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है। रिड्यूस का मतलब घटना, रिड्यूस का मतलब घटना। देखो 4 थे, कितने रह गए, 2-2 क्रोमोसोम रह गए, सही है कि नहीं। आधा, बाई हाफ घट जाता है, कितना, हाफ, रिजल्टिंग इन 4 डॉटर सेल। और जो एक सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं, जबकि वहाँ कितनी बनती हैं, 2 डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है। अरे बोलो। दिस प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये वाला सेल डिवीजन होता है, कौन सा वाला, मियोसिस। क्लियर है कि नहीं। मियोसिस 2 हिस्सों में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। अब ये फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फिजन यहाँ से काट देना चाहिए, आगे बोल दो इसको, ठीक है। तो बाइनरी फिजन तो कुछ नहीं है, बाइनरी फिजन एक तरह से वही है, पता है क्या, बाइनरी फिजन तो माइटोसिस ही है। क्या है, माइटोसिस, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, अमीबा जैसे, अमीबा जैसे अमीबा, तो अमीबा में जो माइटोसिस हो रहा है, उस माइटोसिस को दरअसल क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं, सिंपल सी बात है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो माइटोसिस होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, माइटोसिस, अमीबा का माइटोसिस। तो अमीबा का जब माइटोसिस होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, बैक्टीरिया, कोई भी हुआ, तो क्या है, एक सेल 2 अमीबा में डिवाइड हो गई, 2 अमीबा बन गए। एक बैक्टीरिया था, 2 अमीबा बन गए, 2 बैक्टीरिया बन गए। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। तो एक तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो माइटोसिस होता है, उसी माइटोसिस को क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, सिंपल जो मैंने बता दिया, इसी को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लो, हो गया। क्लियर है, ओके। तो भाई